जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाने का दावा भी किया है और लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो उनको मिला या फिर कुछ इंडिपेंडेंट ने सपोर्ट किया है, वो लेटर ऑफ सपोर्ट लेकर उमर अब्दुल्ला जो है वो एलजी साहब के साथ मुलाकात करके भी आए हैं और यही जानकारी मिल रही है कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर सरकार फॉर्मेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। तो सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन सरकार बनने से पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ सवाल पूछेंगे। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव लड़ना था, जब उन्होंने कॉन्टेस्ट करना था, उससे पहले उन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो में चीजें रखी हैं, उस मैनिफेस्टो के ऊपर भी आज हम बात करेंगे। लेकिन चुनौतियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कम नहीं है, ये राह जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आसान नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से सरकार बनेगी, तो सरकार कब तक बनती है ये हमें कुछ ही दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, सवाल लेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो हमारे साथ मौजूद है सांबा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस मोहिंदर सिंह जी। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी सरकार बनने जा रही है और 10 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए, बड़े निष्पक्ष, बड़े ही शानदार तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ और अब आपकी सरकार है बनने जा रही है, जो दावा उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू खित्ते के लोगों ने मैंडेट दिया है बीजेपी को और कश्मीर में आपकी सीटें आई हैं, आपको वहां से मैंडेट मिला है। मैं सबसे पहले जानूंगा कि सरकार फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन चुनौतियां आपके लिए काफी ज्यादा है, ये राह आपके लिए आसान नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इसको? पहले मैं सबसे पहले ऋषि जी, जेके मीडिया के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सरकार बनने जा रही है, बड़ी खुशी की बात है। 10 साल के बाद लोगों को अपना वोट डालने का जो अधिकार था वो प्राप्त हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया। यहाँ जम्मू में बीजेपी एज ए लार्जेस्ट पार्टी उभर के आई और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर के आई। तो चलो, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, जिसकी जो मर्जी थी उसने उस हिसाब से वोट डाला। लेकिन परंतु ये जो हालात है, फारूक साहब ने दावा पेश किया, क्योंकि रियासत के नाम पर हुकूमत चली आगे। ये ड्यूटी एक नया एक्सपीरियंस है, ड्यूटी के अंदर सरकार बनाना और उसको लोगों के मुद्दों के लिए चलाना और सरे अंजाम देने के लिए एक हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ ऋषि जी कि उमर साहब एक कैपेबल पॉलिटिशियन है, कैपेबल लीडर है और उनके अंदर सारे मुद्दों को सहने की और चलाने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि आज उमर साहब के लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा, उनके कवीना के लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा और जो चुने हुए लोग आए हैं, जिन्हें हम विधायक कह रहे हैं, जम्मू के बीजेपी विधायकों के लिए भी ये नया एक्सपीरियंस है और श्रीनगर वालों के भी नया एक्सपीरियंस है। बात रुकती है कि सेंटर रूल था, जहाँ मुद्दे चलाए जा रहे थे, आज आकर बात रुकती है अवाम पर। अगर ड्यूटी है वो भी अवाम की बेहतरी के लिए है। अगर आज चुनी हुई सरकार आई है तो हमारा मकसद, मुद्दा और प्रायोरिटी लोगों की बेहतरी चाहते हैं। हम चाहते हैं ये जो 10 साल के अंदर अवाम, लोगों के और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गैप हो गया था और बहुत सारे मसले पेंडिंग हो गए थे। आज जब ये सरकार आई है, हमें प्रतिनिधि मिले हैं एमएलए के रूप में, वो सरकार और लोगों के दरमियान का गैप है जो वो पूरा करेंगे और अपने अपने इलाके की जो मुश्किलातें हैं वो वहाँ रखेंगे। कबीना के मंत्री को बताएंगे, कबीना वाले मसले कबीना में जाएंगे, हाउस वाले मसले हाउस में जाएंगे। उससे के बाद जो प्रक्रिया होगी, जो बातें एलजी साहब के पास जानी है, सेंटर के पास जानी है, मेरा मानना है कि एलजी साहब और सेंटर की सरकार भी चुनी हुई सरकार का पूरा इज्जत मान एहतराम करेगी और उन मसलों में कोई रोड़े अटकाने की कोशिश नहीं करेगी और इसको, रियासत को पूरा मन तरक्की की राह पर ले जाने की कोशिश करेगी। आप कह रहे हैं रोड़े अटकाने की बात कर रहे हैं, हमें नहीं लगता जो एलजी साहब के रूल्स को लेकर बात करें तो वो एज इट इज है, वो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं। जो सरकार के हाथ में चीजें होंगी वो सरकार के हाथ में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोड़ा अटकाने वाली बात होगी। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि इन लोगों के अंदर धारणा हो सकती है कि ये एलजी साहब सरकार के साथ कैसे काम करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है
कि एलजी साहब भी जम्मू कश्मीर के अवाम की सेवा में लगे हुए हैं। चलिए अब मेरे कुछ और सवाल भी हैं। आपने जब चुनाव लड़ना था उससे पहले उमर अब्दुल्ला जो ये कह रहे थे कि जब तक स्टेट रूल नहीं मिलेगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर उसके बाद उन्होंने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, चलिए जीत कर आए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैनिफेस्टो में 370 को लेकर उन्होंने बात की है कि हम 370 वापस लाएंगे। चुनाव लड़ने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको पता था कि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, 370 जो पास है उसे वापस ला नहीं सकते, क्या आपने 370 को आड़ बनाकर कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने लोगों के अंदर या मैनिफेस्टो के अंदर बड़ी बातें कही। हमने 200 यूनिट बिजली देने की, मैं उस पे भी आऊंगा, बिल्कुल बड़ी बातें कही, लेकिन मैनिफेस्टो के अंदर कुछ बातें लॉजिकल है। ये जो 370 की बात आपको क्या? 370 है। आज उमर अब्दुल्ला नरम पड़ रहे हैं कि वही 370 तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही ये चीजें हैं, तो उसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो फिर चुनाव में जाने से पहले ये चीजें पब्लिक में लाई हैं, इसी आड़ में चुनाव लड़ा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जो 370 का मसला है, इस मसले को डेमोक्रेटिक तरीके से जिंदा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन देना ना देना ये पार्लियामेंट के डोमेन में है या सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में था। अब तो ये पार्लियामेंट के डोमेन में कि वेदर दे विल रिवाइव इट और नॉट। उमर अब्दुल्ला भी जानते थे ना, ये जानते थे, वो बड़े अच्छे से जानते थे। लेकिन ये मुद्दा है, हमने 370 की बात कही, ये रिवाइव हमने ये आस रख के पार्लियामेंट शायद हमारी बात मान जाए, उनके दिमाग में शायद आ जाए कि 370 रियासत के और सेंटर की बेहतरी के लिए। क्या आपको लगता है वापस आएंगे? हमें तो नहीं लगता। नहीं, वापस जो कहते हैं कि सही कहा कि जो कहते हैं कि अस्थियां परवाई जाती है गंगा में, वो वापस नहीं आती। नहीं, वो हम इस बात के लिए झगड़ा नहीं डालना चाहते, आए या ना आए, लेकिन सिर्फ एक डेमोक्रेटिक तरीके से हमने अपनी आवाज उसके प्रति बुलंद की है। आए नहीं आए वो आगे जिनके हाथ में है वो उन पर डिपेंड करता है। हम सिर्फ आवाज कह सकते हैं कि रियासत की बेहतरी के लिए एक आर्टिकल था, तो अगर उन्होंने इसको उड़ा दिया या खत्म कर दिया तो इसको दोबारा लाए या नहीं लाए, ये उनका प्रेरोगेटिव है। 200 यूनिट फ्री देने हैं, 12 सिलेंडर्स भी देने हैं, इसको लेकर भी क्या करें? ये मैनिफेस्टो में हमने रखा, ऐसी पॉलिसीज प्रोग्राम। पावर्स तो सीएम के पास नहीं होंगी ना, तो उसके साथ साथ ये चीजें भी कहना पब्लिक को कि 12 सिलेंडर्स भी आपको देंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे। कैसे देंगे जब यूनिट आप फ्री दे ही नहीं सकते? बिजली तो आपको सेंट्रल से लेनी है, तो इसमें कैसे आप पब्लिक से दावा कर सकते हैं? ऋषि जी, ये मैं कहना चाहूँगा, जो एक पॉलिसी प्रोग्राम चल रहा है, दिल्ली भी ड्यूटी है, वहाँ भी 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, पंजाब में भी दे रखी है, और स्टेटों में भी जहाँ मौजूदा तौर पर इलेक्शन आ रहे हैं, तो लोगों को एक जो इकोनॉमिकल क्राइसिस से निकालने के लिए एक तरीका ये भी अडॉप्ट किया जा रहा है कि हम बिजली का उनको बोझ ना डालें, सिलेंडर उनको मुफ्त दे दें, जहाँ जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको कुछ इकोनॉमिकल मदद करें। रोजगार के लिए हम सबको अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो कुछ नौजवान लड़कों को स्टाइपेंड दें, कुछ नई नौकरियां निकालें। ये हमारे मैनिफेस्टो के अंदर था, लेकिन अब मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं बता दूं, इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर देयर मस्ट बी ए क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नर हाउस एंड चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट। जब वो दोनों का तालमेल होगा, बात तो लोगों की राहत की है ना, तो 200 यूनिट बिजली या हमने सारी इकट्ठी करके एक आदमी को तो देनी नहीं है, या ऋषि ले जाए या महेंद्र सिंह ले जाए, वो नहीं होगा। ये बिजली जो है हर गरीब के लिए 200 यूनिट है, सिलेंडर 12 हर गरीब के लिए होंगे। तो इसमें अगर गवर्नर हाउस की भी कंसेंट लेनी होगी, क्योंकि मौजूदा ड्यूटी में विदाउट कंसेंट, विदाउट अप्रूवल कोई बात फाइनल नहीं हो सकती। अगर लेनी होगी तो इसमें गवर्नर साहब भी रियासत के लोगों के लिए चुने हुए लोगों द्वारा भेजा हुआ प्रपोजल एक्सेप्ट करें, ताकि ये लोगों की बेहतरी के लिए, ये कोई किसी जाति मफाद के लिए नहीं है, ये लोगों की बेहतरी के लिए है, ताकि उनको 200 यूनिट बिजली फ्री मिल जाए, तो अपना वो जो इकोनॉमिकल बजट है उनका वो थोड़ी राहत महसूस करेंगे। लेकिन पीएसए रिपील करने की भी बात की है। पीएसए रिपील करने की बात की है। आपने वो युग तो देखा ही हुआ, कश्मीर में क्या हालात थे, पत्थरबाजी लगातार निरंतर, दुकानें बंद, अलगाववाद इतना ज्यादा चरम पर, लेकिन आज
उन्हीं को लेकर कहा जा रहा है कि हम पीएसए भी रिपील कर देंगे। देखो ऋषि जी, बात ये है, यहाँ तक उग्रवाद का सवाल है, उग्रवाद आज भी है। लेकिन पहले के मुकाबले आज कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं, पहले के मुकाबले कम हुआ है। कमर तो तोड़ी है ना आतंकवाद की। वो कमर टूटी है, लेकिन उग्रवाद आज भी है। पहले श्रीनगर में था, अब जम्मू में फैल गया। लेकिन पीएसए रिपील करना, ये क्या आप थोड़ा सा मन में अंदर थोड़ा सा पीएसए रिपील करना एक बात थी, ये भी मसला कैबिनेट का है। इस विषय में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता कि किस तरीके से वो इसको क्या करना चाहते हैं। ये कैबिनेट का मसला होगा, जो हमारी लीडरशिप फैसला करेगी। इस विषय पे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। जम्मू से जैसे मैंने कहा कि बीजेपी को मैंडेट है, कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट है, तो क्या जम्मू को साथ लेकर चलेंगे? जम्मू के लोगों को ऐसा ना हो कि हम जो 70 साल से भेदभाव झेलते आए वो आज भी हमें झेलना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जम्मू में जो नुमाइंदगी हो रही है, हमारी लीडरशिप, उमर साहब अपोजिशन की पूरी कदर करते हैं। उनके द्वारा दिए हुए सजेशंस, उनके द्वारा दी हुई बातें, मैं ये नहीं कह सकता। उमर साहब एक सुलझे हुए लीडर है और उन्होंने रियासत को उस दौर में भी चलाया जब दोनों पार्टी की कोलिशन थी। कोलिशन में दिक्कत आती है। आज हमें जम्मू सूबा, ये नहीं सोचना चाहिए कि जम्मू सूबे से कोई दिक्कत है। जितना प्यार उमर साहब और फारूक साहब जम्मू कश्मीर से करते हैं, उतना ही जम्मू से करते हैं। हमारा मकसद होगा दोनों खित्तों को, लद्दाख तो हमसे अलग हो गया, लेकिन मौजूदा हालात में हम दोनों खित्तों को बराबर लेकर चलेंगे। कोई किसी के दिल में, जम्मू के शहरी, जम्मू के अवाम, जम्मू के सिटीजन्स के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि जम्मू के साथ कोई भेदभाव होगा। इनकी आवाज़ पूरी सुनी जाएगी और पूरे तरीके से जम्मू का हिस्सा मिलेगा। लेकिन चैलेंजेस तो आपके लिए हैं, ये कोई राह आपके लिए आसान नहीं है, आप इस चीज़ को मानते हैं? क्योंकि फिर कहूँगा कि एक तरफ एलजी प्रशासन है और दूसरी तरफ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। ये चैलेंजेस इसलिए होंगे क्योंकि लोगों की उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है और आपने जो मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखो, जो चैलेंजेस जो आप बोल रहे हैं, चैलेंजेस आर देयर, चैलेंजेस हैं। मैंने पहले ही आपको कहा, ये चुनी हुई सरकार के लिए भी नया एक्सपीरियंस है और यूटी के जो एलजी साहब है उनका भी पहली दफा जब दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी का एक बड़ा स्तर जो है वो देखा है। हालांकि सरकार ने लगातार दावा भी किया है कि नौकरियां मिली हैं, एक आंकड़ा भी सामने आया है, लेकिन ये आपके लिए चुनौती होगी कि जम्मू कश्मीर के जो युवा है, खासतौर पर जम्मू खित्ते में जो बेरोजगारी का स्तर है उसे कम किया जाए और उनको नौकरियां दी जाए। हम नहीं कहते कि एक नंबर जो है वो जारी कर दी जाए, उनकी जो काबिलियत है उस काबिलियत के आधार पर उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। इसमें मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा, सवाल ये है, जब नौकरियां निकलेंगी ना, जब एडवर्टाइजमेंट होगी, जो भी प्रोसेस है, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है, पीएससी है और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, जो भी जिस कैपेसिटी की पोस्ट होगी वो उसी दायरे में चली जाएगी। जब ये निकलेंगी, जो जम्मू का डाटा होगा, जम्मू का डाटा कि जम्मू डिवीजन में 800 पीएन की जरूरत है फॉर एग्जांपल, तो वो जम्मू को में निकलेगा ना। कश्मीर में अगर 900 की है तो वो कश्मीर वालों का निकलेगा। और फिर जो रिक्रूटमेंट का सवाल आएगा तो फिर जम्मू वालों को यहाँ जो प्रोसेस है उससे निकल के उनको अपना हिस्सा मिलेगा, यानी जॉब शेयर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसके लिए हम आपको वचन देते हैं कि हम जम्मू वालों के लिए पूरी सीएम साहब से बात करेंगे और इनका जो हिस्सा मिलता है आगे भी एनसी के दौर में, आगे भी एनसी के दौर में ऐसा नहीं हुआ। चलिए, अब आपकी सरकार आ रही है तो मैं सांबा के भी कुछ इश्यूज उजागर करूंगा। इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, यहाँ पर लोकल युवाओं को प्रेफरेंस मिले, एक चीज़। दूसरा, जो पहाड़ी टेरेन है हमारा, जितना भी रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, दो चीज़ें। और नशा और माइनिंग माफी, इन चार चीज़ों के ऊपर उम्मीद करेंगे कि आप अपनी सरकार के साथ गुहार लगाएंगे और उसके ऊपर काम किया जाए। क्या हम उम्मीद लेकर चलें? ऋषि जी, एक बात बोलूं, जहाँ तक आपने दो बातें कही, नशा और माइनिंग, ये सिर्फ सांबा में नहीं पूरी स्टेट में फैल चुका है। जहाँ छोटी छोटी जो आप जिनको बोलते छोटे दरिया हैं, नाले हैं, जिस जगह भी है, ये सब लोग इस पॉलिसी से दुखी हैं। सवाल अब नशे का, नशा भी पूरी रियासत में फैल चुका है, लेकिन कुछ हॉट स्पॉट है जहाँ ज़्यादा फैला हुआ है। हमारे अंदर बड़ी ब्राह्मणा के एरिया में ज़्यादा है, रामगढ़ के एरिया में था, जिसकी वजह से जहाँ जुर्म का जो रेशो थी बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया।
क्राइम ग्राफ ऊंचा हो गया। सवाल ये है कि आज जाकर पुलिस ने ये काम संभालना है। ऋषि और मैं तो और मुझे लगता है कि पुलिस ने अपने एंड पर बड़ा अच्छा अभी तक काम किया इन दोनों चुनौतियों को लेकर बात करें। नहीं, पुलिस ने अप्रिशिएटेबल काम किया। हर दिन हम पढ़ते हैं गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं। अब पुलिस वाला भी कहाँ कहाँ ड्यूटी देगा, उसको पुलिस स्टेशन में देनी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। और इधर दरियाओं के किनारे पुलिस वाले बैठाएंगे तो नीचे से निकल जाते हैं, नीचे से बैठाओ तो ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस वाला ये ड्यूटी नहीं दे सकता इतनी। इसमें लोगों की जरूरत है इस पॉलिसी को थोड़ा लिबरलाइज करके अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। सवाल नंबर 2, हमारा मकसद है जो 65,000 होंगे, 70,000 होंगे, 80,000 होंगे जो युवा डेली वेजर के रूप में काम कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, बिजली में, पानी में, वीडियो में, अलग अलग डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में होंगे। ये फारूक साहब का विजयपुर के अंदर जब जलसा हुआ था तो उन्होंने कैटेगरिकली अपनी स्पीच में कहा था कि हम इनको पक्का करेंगे। पक्का करने के बाद शायद एलजी का अप्रूवल लेना पड़े। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब भी इस मामले में लीनिट होंगे और लोगों के जो बेरोजगार का मसला है एक इसको वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया जाए। दूसरा, हम चाहते हैं, ये उमर साहब से बात की जाएगी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, जो हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर बेरोजगार थे, उनके हमारे टाइम में ग्रुप बने थे 4-4, 5-5 के लिए, और सरकार उनके लिए कुछ काम आइडेंटिफाई कर देती थी। आइडेंटिफाई करने के बाद उन लोगों को वो काम मिलते थे तो और वो अपनी रोजी रोटी कमाते थे और दे वर हैप्पी। रहबरे सेहत, रहबरे खैरात, रहबरे तालीम, ये जो स्कीम्स हैं इससे 2 फायदे होते थे। गाँव का आदमी गाँव में अवतार होता था और दूसरा क्या होता था, गाँव का स्कूल चलता था। ये सारी जो स्कीमें हैं हम इनको कोशिश करेंगे रिवाइव करने। चलिए मोहिंदर सिंह जी, उम्मीद करेंगे कि सरकार बनेगी तो अच्छा होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की सुनवाई होगी, हम तो ये उम्मीद करते हैं। और आपने जो मैनिफेस्टो में चीज़ें रखी हैं उसके ऊपर भी आप अमल करेंगे, ये भी हम उम्मीद करते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा कर दिया है सरकार बनाने का। कब तक सरकार बनती है ये तो 3-4 दिनों के अंदर अंदर तमाम प्रोसेस जो वो पता चल ही जाएगा आपको। लेकिन फिर कहूँगा कि बीजेपी को जम्मू के लोगों ने मैंडेट दिया, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है मैंडेट, और एनडीए अलायंस है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस भी है, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, तो उनको लेकर सरकार बनने का दावा पेश कर दिया गया है। अब सरकार बनेगी लेकिन तमाम चैलेंजेस इनके लिए भी हैं, इनके लिए भी राह जो है वो आसान नहीं है। कोऑर्डिनेशन जो है वो दोनों तरफ से होगा ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन इन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं उसके ऊपर किस तरह से अमल करते हैं, पब्लिक में कैसे जाते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।